हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर अपने पास कोई डाइपोल रखा हुआ है तो इसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको, स्थितिज ऊर्जा चाहिए आपको, किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो ये होती थी -mb कोस थीटा। और अगर आपको चाहिए विद्युत क्षेत्र के लिए तो ये होती थी PE कोस थीटा। इसका मतलब m ही P होता है, B ही E होता है अगर आप चुंबक से विद्युत में चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना जरा सारा। द पोलर स्ट्रेंथ ऑफ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ 0.1 मीटर। इसका मतलब जो एक मैग्नेट थी, इस मैग्नेट के दोनों पोल के बीच की जो लेंथ होती है, जिसको आप 2a से रिप्रेजेंट करते हो या फिर कुछ लोग 2l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू इसने दे रखी है। कितनी है? 0.1 मीटर ही है, बिल्कुल। उसके बाद ये कह रहा है कि द पोलर स्ट्रेंथ इज 40। उसकी जो ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव शक्ति है, वो 40 है। इसका मतलब स्मॉल m की वैल्यू भी उसने दे रखी है 40। और पूछा क्या है अपने पास? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? m इंटू 2a। m की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 40, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1, 4 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, ये कह रहा है एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? देखो, I इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ऐसा ही तो कुछ है। इसको क्या बोलते थे अपन? इसको बोलते थे अपन चुंबकन। बाकी तीन चीजों को भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहले आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो फील्ड स्ट्रेंथ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो फिर ये कितना आएगा? F अपॉन एम। तो मैं ये कह सकता हूं कि एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला बल, फोर्स पर यूनिट पोलर स्ट्रेंथ। अच्छा, सेकंड आता था अपने पास चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स तो ध्यान ही था अपने को, किसी सरफेस के 90 डिग्री पे जाने वाली जो फील्ड लाइन होती थी, बल रेखाएं होती थी, उनको फ्लक्स बोलते थे। चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती थी? काई। लोक लग जाता है, क्या बात है। काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच। तो सिंपल सी बात थी, एम अपॉन वी को तो आई ही बोलते हैं, का मतलब चुंबकन ही बोलते हैं। नेक्स्ट आए अपन, आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन था वैसे। वे पदार्थ जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है, जिनकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, उनको क्या बोलते हैं? देखो, ये तीनों ही ध्यान होने चाहिए आपको। पाई की वैल्यू जो होती है वो एक के लिए होती है नेगेटिव और स्मॉल, कम। एक के लिए होती है पॉजिटिव, लेकिन फिर भी बहुत कम, एक के आसपास ही होते हैं। और एक के लिए पॉजिटिव होती है और काफी ज्यादा होती है। इन सबको क्या बोलते हैं? तो जो पहला सब्सटेंस होता है जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है उसको बोलते हैं डाई, जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं पैरा, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं फेरो। सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस ही हैं ये। हाँ, अगर हिंदी में देखना चाहें तो ये होता था प्रतिचुंबकीय, ये होता था अनुचुंबकीय, और ये होता था लोह चुंबकीय। ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं इंपॉर्टेंट, जिनके अंदर से एक क्वेश्चन ये होता है कि जो काई की वैल्यू थी, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, उसकी वैल्यू किसके लिए कैसी होती है? तो देखो, डाई के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। अगर अपने पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बोले तो अनुचुंबकीय, तो पॉजिटिव होगी। और लोह है वो तो भी पॉजिटिव होगी। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मेरे पास कोई वैल्यू होती, मान लो माइनस का 0.9, तो ये क्या है? ये है डाई। डाई मतलब प्रतिचुंबकीय। फिर आया प्लस का 1.1, ये है तो प्लस का, लेकिन अगर मैं कहूं प्लस का 2,000, तो इन दोनों में देखो काफी डिफरेंस है। ये जो वैल्यू है एक के काफी नजदीक थी, ये वैल्यू एक से काफी दूर है। तो जो एक के काफी नजदीक होती है और पॉजिटिव होती है वो 2 नंबर पे आती है, और जो एक के काफी नजदीक होती है बट नेगेटिव होती है वो डाई में आ जाती है। और ये अपना अलग से पढ़ाई था। फेरो तो पॉजिटिव होता है और बहुत ज्यादा होता है, सिंपल।
इसका मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव तो होता ही एक का ही है, डाई का ही होता है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस और आजकल ट्रेंड में है, नेट वगैरह में भी काफी आ रहे हैं, तो थोड़ा इनको अच्छे से देख के जाओगे। क्या, किसी चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व है, बोले तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उसकी वैल्यू दे रखी है इसने। इसका मतलब इन्होंने म्यू की वैल्यू हमें दी, कितनी, 0.9983, और हमें कह रहा है ये किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। पहली बात तो ये कि वो काई होता था जिसका पहला वैल्यू नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव लेकिन स्मॉल, और तीसरा भी पॉजिटिव लेकिन लार्ज। यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे सारी ही वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। लेकिन एक ऐसा जो 1 से थोड़ा छोटा, एक ऐसा जो 1 से थोड़ा बड़ा, और एक बहुत ज्यादा बड़ा। इसका मतलब ये अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपनी जो वैल्यू है वो है 0.9। इसका मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये डाई आएगा। अच्छा, नेक्स्ट, फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, बोले तो चुंबकीय प्रवृत्ति काई कितनी है, 30 × 10⁻⁴, और इसकी अपेक्षिक पारगम्यता, बोले तो इसकी परमेबिलिटी म्यू कितना होगा। क्या कोई मेरे को म्यू और काई के बीच में जो रिलेशन है उसको समझा सकता था? बिल्कुल, उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती थी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस काई। म्यू के अपॉन में म्यू नोट को लिखे गया था मैं, और इसी को क्या बोलते थे, म्यू आर बोलते थे, रिलेटिव। हमसे यही पूछ रखा है। अच्छा, तो म्यू आर कितना हो जाएगा, 1 प्लस काई। 1 अपनी जगह है, काई की वैल्यू रखो, काई की वैल्यू है 30 × 10⁻⁴। पहला ऑप्शन अगला जानबूझ के कुछ इस तरह का लगा देता है कि अपन तुरंत टिक लगा दे, क्यों, क्योंकि 30 + 1 31, बट गलत हो चुका। तो 1 के मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ था ही नहीं, तो फिर उसके मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ कैसे आ सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो आंसर आएगा ये गलत आएगा। हाँ, यहां तक मैंने वैसे ठीक लिखा था, 1 + 30 × 10⁻⁴, बट 31 नहीं आएगा इसका आंसर। तो सोल्व करो, 30 के अपॉन में जाएगा 10⁻⁴, और थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो 1 + 3/1 और आगे गया तो 1 + 0.003, 00 या 000, 3 के बाद 0 आएगा, सही है। अच्छा, तो ये आएगा 1.003, ये आंसर आएगा। थोड़ा देख लेना, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चले अपन, सेम वो का वो क्वेश्चन मैंने फिर रिपीट किया, लेकिन इस बार मैंने पॉइंटों में उलझाया नहीं। उसने कहा इस पर अपने पास जो पदार्थ है वो कौन सा है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय बोले तो पैरा, सेकंड नंबर पे जो आता है। और उसके लिए उन्होंने बोला कि चुंबकीय प्रवृत्ति काई की वैल्यू है कितनी, 9। आपेक्षिक पारगम्यता, रिलेटिव परमेबिलिटी को फाइंड आउट करो। म्यू आर की वैल्यू कितनी होती थी, 1 + काई, 1 + 9 दैट इज 10। सिंपल। और आगे देखते हैं। हमें कहा गया कि एक डाइपोल है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रख दो और उसके बाद उसको रोटेट कर दो। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्क डन होता कितना है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता था, वर्क डन का फॉर्मूला होता था mb cos θ1 - cos θ2। तो सबसे पहले कहां रखा हुआ है, एक बार मैं इसको पढ़ता हूं, सुनो जरा। A magnet of dipole moment is aligned in equilibrium। पहले वो रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब पहले वो रखा हुआ है साम्य अवस्था में 0 डिग्री पे, और उसके बाद वो कह रहा है द वर्क डन टू रोटेट इन थीटा एंगल। उसके बाद उसने एंगल लगा दिया थीटा। हिंदी में भी ऐसा ही कुछ है, पहले वो संतुलन अवस्था में रखा है मतलब 0 डिग्री पे, और उसके बाद उसको थीटा कोण से घुमाना है मतलब थीटा। वैल्यू पुट करता हूं, एम बी कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 माइनस कोस थीटा। एम बी 1 माइनस कोस थीटा। और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड में होता तो चुंबकीय सॉरी विद्युत क्षेत्र में होता तो, विद्युत क्षेत्र में होता तो इसको लिखते पीई, और आगे का सेम 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो,
एक चुंबकीय सुई है जो असमान विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है, एक मैग्नेटिक निडल है जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। बताइए इसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं। मानो मेरे पास निडल कुछ इस तरह से रखी रहती, किसी एक साइड नॉर्थ लिखा रहता, किसी दूसरी साइड साउथ रखा रहता। अगर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, अगर हर जगह पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तब क्या होता, तब उसके ऊपर इधर वाला जो फोर्स होता वो इधर वाले को कैंसिल कर देता और सिर्फ क्या लगता, रोटेट करवाता है इसको। और रोटेट को क्या बोलते हैं अपन, टॉर्क, बल आघूर्ण। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पे जो वैल्यू थी वो b1 थी और यहां पहुंचते पहुंचते b2 हो गई, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, या तो थोड़ी सी ज्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी। अगर इस तरह से होता है इसका मतलब एक तो बोला क्या इसने, क्या अनुभव करेगा, एक तो फोर्स करेगा भाई, दोनों साइड इसको खींचा जाएगा। अगर दोनों साइड खींचोगे तो एफ फोर्स, नोट एफ फोर्स हो ही नहीं सकता, नाइदर ए फोर्स हो ही नहीं सकता, एफ फोर्स सही है, एफ फोर्स सही है। इसका मतलब अगर सिर्फ इतना ही पूछे तो दोनों ऑप्शन ठीक थे। लेकिन उसके बाद ये कह रहा है क्या बल आघूर्ण डिसाइड होगा यहाँ पे, बिल्कुल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ये घूमेगा भी, घूमते हुए आगे की तरफ जाता रहेगा, एक ही जगह पे नहीं चलेगा ये, सिंपल। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के लिए हमेशा याद रखना पाई की वैल्यू होती है कितनी, 0। और आगे बढ़े अपन, और आगे बढ़े तो अपने को कहा द फेनोमेना ऑफ परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज नोन एज। एक अतिचालक पदार्थ है, वो पूर्ण चुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। यहां 4 प्रभाव दे रखे हैं और मैं चाहता हूं कि आपको चारों ही पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है नंबर 1, फ्रिंज इफेक्ट। इसको फ्रिंजिंग इफेक्ट भी कहते हैं, उपांत प्रभाव। क्या होता है उपांत प्रभाव, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, मान लो ये माइनस क्यू वाली प्लेट थी, ये प्लस क्यू वाली प्लेट थी, या चलो इधर प्लस ले लेता हूं इधर माइनस ले लेता हूं, इससे थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड जाते हुए अच्छा दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अच्छा दिखेगा। इसके बीचों बीच आपने फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनाई थी, लेकिन अगर इसके किनारों पे देखें तो ये कुछ ऐसी बनाई थी। ये जो इफेक्ट होता है ना कि किनारों के ऊपर बल रेखाओं का मुड़ना, द कर्व और बेंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज फ्रिंज इफेक्ट। ध्यान रखना, उपांत प्रभाव, फ्रिंज इफेक्ट क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर में जो किनारों से मुड़ जाती हैं लाइनें, उनको बोलते हैं फ्रिंज इफेक्ट। उसके बाद आया एक तो जीमान और एक स्टार्क। क्या आपने ये दोनों नाम सुने हैं 12th में, बिल्कुल सुने हैं। नील्स बोर और रदरफोर्ड जब आपने पढ़ा था तो उसके जो ड्रॉबैक्स होते थे, उसकी जो कमियां होती थी, वहां अपन बताते थे जीमान और स्टार्क प्रभाव के बारे में। तो देखो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो विपाटन होता है, जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट बोले तो अलग अलग करना, उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। और अगर अपने पास विद्युत बल रेखाएं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उनको सेपरेट करना होता, अलग करना होता, तो इसको बोलते हैं स्टोर्क इफेक्ट। लास्ट आता है माइसनर इफेक्ट। बचा ही एक है तो यही आएगा। वैसे ध्यान रखना हमेशा अपने पास जो सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर बोले तो अति चालक, मतलब चालक से भी थोड़ा सा ज्यादा जो कैपेसिटी दिखाता है, अगर वो डाई की तरह बिहेव करता है तो इसी को बोलते हैं इफेक्ट को, और माइसनर इफेक्ट। नेक्स्ट, एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, उसमें जो डोमेन होते हैं, मतलब फेरो में डोमेन, एक तो उनकी साइज बताओ और एक कितने डोमेन होते हैं ये भी बताओ। देखो हमेशा याद रखना साइज की अगर अपन बात करते हैं, पहले साइज पूछी है कि पहले वैल्यू पूछी है। सबसे पहले कह रहा है वो द डोमेन साइज इज, पहले साइज पूछी है, उसके बाद में हमसे क्या कहा गया है, कितने होते हैं इसके अंदर, नंबर कितने होते हैं। हमेशा ध्यान रखना इनकी जो साइज होती है वो मिली में होती है, मिली का मतलब 10 का पावर -3। इसका मतलब साइज तो दोनों की ही सही है, लेकिन साइज के बाद बात आती है कि इसके अंदर संख्या कितनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना संख्या होती है 10 का पावर 11, और ये कितना होता है, ये होता है मिलीमीटर। ये आया क्या,
ए आया, क्योंकि थर्ड में तो नैनो है, नैनो का मतलब तो -3 हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, डोमेन जो होते हैं उनका साइज कितना होता है और उनकी संख्या कितनी होती है, साइज 1 mm, और नंबर जो है संख्या जो है वो 11, 10 का पावर। नेक्स्ट, किस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं? अनपेयर तो फर्स्ट में मिलते थे, फर्स्ट कौन सा होता था? डाई होता था, प्रतिचुंबकीय, इसी में होते हैं अनपेयर तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट था अपने पास, किस प्रकार के पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक से प्रबल रूप से आकर्षण होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कौन करता है, डाई, पैरो या फेरो? सिंपल सी बात थी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो होता था वो तो फेरो ही करता था, लोह चुंबकीय पदार्थ ही करते थे। हाँ, करेगा तो पैरा भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, उसकी तरफ आराम से मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी और उसकी यूनिट। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी की यूनिट क्या होती है? पाई का फॉर्मूला होता था I/H, और अगर आपको पता हो तो इन दोनों की ही यूनिट सेम होती है, तो उसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और उसकी कोई यूनिट नहीं होती।